चलो भाई देखना हमें क्या डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन पढ़ना है। एक सेक्शन हमने पढ़ लिया, दूसरा सेक्शन पढ़ना है सर्कुलर मोशन का, डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। उसके पहले कुछ क्वेश्चन थे, मैं वो आप लोगों के पास सेंड कर दूँगा, थोड़ा करके देख लेना, होमवर्क दे दूँगा, कर लेना वो सब, ठीक है, आसान है, कर लेना, ठीक है। डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन पढ़ना। देखो डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन क्या होता है समझना पहले चीज़ें, ठीक है। सबसे पहले ये ध्यान देना कि अगर कोई एक्सेलरेशन आता है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं बोलूँ कि एक पार्टिकल ये एक सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है। तो अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है तो मान लो इसकी वेलोसिटी यहाँ पे इस पॉइंट पहुँचा, तो उसकी वेलोसिटी मान लो ये है, ठीक है, और स्पीड लगातार बढ़ रही है, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कहाँ पे होगा, इसी के लॉन्ग रहेगा ना, 80। AC कहाँ लगता है, लगातार सेंटर के लॉन्ग लगता है। तो कोई भी अगर एक्सेलरेशन आता है वो आता कहाँ से है, कोई ना कोई फोर्स लग रहा होगा। तो यहाँ पर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कहाँ से आएगा, कोई ना कोई एक फोर्स लग रहा होगा टेंजेंट के लॉन्ग, उसको बोलेंगे टेंजेंशियल फोर्स। तो ये कैसे आया, टेंजेंशियल फोर्स से आया। ये एक्सेलरेशन सेंटीपिटल एक्सेलरेशन कहाँ से आया, कोई ना कोई फोर्स एक लग रहा होगा सेंटर के लॉन्ग, उसको बोलेंगे क्या, सेंटीपिटल फोर्स। तो ये कैसे आया बताना, ये कहाँ से आया, ये आया सेंटीपिटल फोर्स से, ये वाला एक्सेलरेशन आया। तो सेंट्रीपिटल फोर्स से सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल फोर्स से टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। समझना सेंट्रीपिटल फोर्स होता क्या है। सबसे पहले स्टेप, सेंट्रीपिटल फोर्स, कोई फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल क्या रहेगा, मास इनटू एक्सेलरेशन। कौन सा एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल फोर्स कौन सा एक्सेलरेशन देगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन देगा। एक होगा टेंजेंशियल फोर्स, वो क्या रहेगा, ये तो थोड़ा सा रुक गया, चला गया यार, रुकना। तो एक रहेगा आपका सेंटीपिटल फोर्स जो सेंटीपिटल एक्सेलरेशन दे रहा है। अब मैं बोलूँ टेंजेंशियल फोर्स, F इक्वल टू, ये टेंजेंशियल फोर्स, ये क्या देगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन देगा। तो सेंटीपिटल फोर्स का फार्मूला ये, टेंजेंशियल फोर्स का फार्मूला ये, ठीक है। और मैं फार्मूला निकालता हूँ F इक्वल टू M इंटू ए। सेंटीपिटल फोर्स सेंटीपिटल एक्सेलरेशन दे रहा है, शायद आपको पता है सेंटीपिटल एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या था, V²/R। एक और निकाल लो M, एक और फार्मूला क्या था, ω²R, है ना, यही था। तो सेंटीपिटल फोर्स को देखो दो फार्मूला और आ गए, एक तो ये तो बेसिक फार्मूला है, एक तो mv²/r, एक mr ω²। ये सेंटीपिटल फोर्स के दो फार्मूले आ गए। टेंजेंशियल फोर्स का फार्मूला क्या बनेगा, सोचो क्या रहेगा, m, at का फार्मूला क्या था, v dv/dt, याद हो शायद, जब v स्पीड देता है टाइम के रिस्पेक्ट में। एक और क्या रहेगा, ma, at क्या रहेगा बताओ, एक v dv/dx, शायद याद होगा ये वाला, है ना। एक और क्या था, r अल्फा ना, at क्या रहेगा, r अल्फा। तो ये टेंजेंशियल फोर्स कुछ फार्मूले हो गए, देखो ये हो जाएगा। अब सेंटीपिटल फोर्स टेंजेंशियल फोर्स होता क्या, इनका रोल क्या होता है ये समझना। सेंटीपिटल फोर्स का जो होता क्या है ये पहले समझना। ऐसा नेट फोर्स, पूरी डिफिनेशन समझना। ऐसा नेट फोर्स, ऐसा नेट फोर्स, फोर्स नहीं, ऐसा नेट फोर्स जो सेंटर की डायरेक्शन में लगे उसको बोलते हैं सेंटीपिटल फोर्स। क्या, ऐसा नेट फोर्स जो सेंटर की डायरेक्शन में लगे उसको क्या बोलेंगे, सेंटीपिटल फोर्स। एग्जांपल के तौर पे सर्कुलर मोशन ये कर रहा है, इधर लग रहा है 5 न्यूटन, इधर लग रहा है 3 न्यूटन। तो बताओ सेंटीपिटल फोर्स की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, क्या बोला मैंने, ऐसा क्या 5 है, नहीं, क्या 3 न्यूटन होगी, नहीं। ऐसा नेट फोर्स जो सेंटर के अलोंग लगे, सेंटर की डायरेक्शन में लगे, तो 5 - 3 मतलब कितना, 2 न्यूटन आएगा। तो यही 2 न्यूटन क्या इधर लग रहा है कि नहीं लग रहा है, नेट। तो ऐसा नेट फोर्स जो सेंटर के अलोंग लगे तो क्या बोलेंगे, सेंटीपिटल फोर्स। क्या बोलेंगे, सेंटीपिटल फोर्स। समझ में आया तक, शायद आगे होगा। तो ऐसा नेट फोर्स जो सेंटर के अलोंग लगे तो क्या बोलेंगे, सेंटीपिटल फोर्स। वही फोर्स क्या कहलाता है, सेंटीपिटल कहलाता है। यहाँ जाना, ये कोई ऐसा जरूरी नहीं कि ये कोई सेंटीपिटल फोर्स, पता ना सेंटीपिटल एक्सेलरेशन का काम क्या था, डायरेक्शन को लगातार चेंज करना। ये बताना यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में भी सेंटीपिटल एक्सेलरेशन का होना जरूरी है, नॉन यूनिफॉर्म में सेंटीपिटल एक्सेलरेशन का होना जरूरी है, क्योंकि यही क्या करता है, डायरेक्शन को चेंज करता है। और सेंटीपिटल एक्सेलरेशन आया कहाँ से, ये आया सेंटीपिटल फोर्स के लगने से। तो सेंटीपिटल फोर्स का जो काम होगा वो काम क्या होगा, इसका काम होगा लगातार डायरेक्शन को चेंज करना। तो अगर कभी भी सर्कुलर मोशन हो रहा, चाहे वो यूनिफॉर्म हो चाहे नॉन यूनिफॉर्म हो, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन का होना ज़रूरी है। जीरो नहीं होगा, क्या होगा, नॉन जीरो होगा। बिना इसके डायरेक्शन नहीं चेंज होगी। और सर्कुलर मोशन में डायरेक्शन लगातार क्या होती है, चेंज होती है। तो लगातार सेंटीपिटल फोर्स लगातार क्या होगा, इसका प्रेजेंट होना ज़रूरी है। अगर ये रहेगा तभी क्या होगी, लगातार डायरेक्शन चेंज होगी। ये कोई फोर्स नहीं है, बताओ समझो, ये कोई फोर्स, मैंने बोल दिया, भले यहाँ भले मैंने बोल दिया फोर्स बोल दिया, ये कोई फोर्स नहीं है, एक रिक्वायरमेंट है। क्या, ये कोई फोर्स नहीं है, एक रिक्वायरमेंट है। क्या रिक्वायरमेंट, डायरेक्शन के चेंज होने की रिक्वायरमेंट इन सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में अगर डायरेक्शन चेंज हो रहा है, क्या बोल रहा हूँ, सर्कुलर मोशन में अगर डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो एक रिक्वायरमेंट होगी। उस रिक्वायरमेंट का नाम क्या है, सेंटीपिटल फोर्स नाम दे दिया गया। फोर्स भले ही नाम दिया गया, एक फोर्स नहीं है, क्या है,
रिक्वायरमेंट है। क्या होगा, अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है तो मतलब क्या हो रहा है, डायरेक्शन लगातार चेंज हो रहा है। डायरेक्शन को लगातार चेंज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, mv²/r या बोलूँ mr⍵²। बोलो, डायरेक्शन को लगातार चेंज होने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, mv²/r या बोले mr⍵²। अगर ये mv²/r अगर mr⍵² प्रेजेंट रहेगा तो मैं बोलूँगा डायरेक्शन क्या हो रही है, लगातार चेंज हो रही है। सेंटीपिटल फोर्स क्या है, एक तरीके का रिक्वायरमेंट है, फोर्स नहीं है, क्या है, एक तरीके का रिक्वायरमेंट है। इस रिक्वायरमेंट का पूरा करने के लिए अलग अलग कंडीशन में, अलग अलग सर्कुलर मोशन में, अलग अलग कंडीशन में डिफरेंट फोर्स आएंगे। कभी आएगा टेंशन, कभी टेंशन का कंपोनेंट, कभी आएगा नॉर्मल, कभी नॉर्मल का कंपोनेंट हो सकता है, कभी फ्रिक्शन, कभी फ्रिक्शन का कंपोनेंट। अलग अलग जगह अलग अलग चीज़ें आएंगी और वो सेंटीपिटल प्रोवाइड करती हैं, वो mv²/r प्रोवाइड करती हैं, रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। मैं एग्जांपल बोलूं, कभी कभी हम लोग देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एक पार्टिकल है न्यूक्लियस के, एक इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो मैं बोलता था, आप लोग को याद है, सर्कुलर मोशन कर रहा है तो क्या होगा, बोलो, सर्कुलर मोशन कर रहा है तो मतलब डायरेक्शन लगातार चेंज हो रही है। डायरेक्शन चेंज होने के लिए डायरेक्शन लगातार चेंज हो रही है, तो इसका मतलब क्या होगा, क्या ज़रूरी है, सेंटीपिटल फोर्स का होना ज़रूरी है कि नहीं है। हाँ, इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है, mv²/r की रिक्वायरमेंट है। क्यों रिक्वायरमेंट है, क्योंकि लगातार यही क्या करता है, डायरेक्शन को चेंज करता है। इस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए यहाँ पे कौन प्रेजेंट है, बताओ, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच कौन सा फोर्स लगता है, कूलम्बिक फोर्स, K(Q1Q2)/r²। समझ में आया कि नहीं आया, आया। अभी आगे पढ़ेंगे, एक रस्सी रहेगी टेबल पर, हॉरिजॉन्टल टेबल पर इस तरह बंधी रहेगी, इस पर मास रहेगा, ये हॉरिजॉन्टल टेबल पर सर्कुलर मोशन कर रहा है, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन कर रहा है इस तरह। अब मैं बोल रहा हूँ, बताओ यहाँ पर कौन सा फोर्स होगा जो तुम्हारा ये रिक्वायरमेंट को, सर्कुलर मोशन की रिक्वायरमेंट क्या है, बताओ, सर्कुलर मोशन की रिक्वायरमेंट क्या है, mv²/r या बोले mr⍵²। बताओ, यहाँ पर सर्कुलर मोशन हो रहा है, मतलब डायरेक्शन चेंज हो रही है, डायरेक्शन चेंज होने की रिक्वायरमेंट कौन होता है, क्या कौन पूरा करता है, mv²/r। बताओ, इस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए अलग अलग कंडीशन में अलग अलग फोर्स आते हैं। यहाँ पे कौन सा फोर्स आ रहा है, बताओ, ऊपर क्या लग रहा होगा, नॉर्मल, नीचे क्या लग रहा होगा, mg, हॉरिजॉन्टल टेबल मान लो यही है, ऐसा नॉर्मल ऊपर, mg नीचे, ये क्या हो रहा है, बैलेंस खत्म हो रहा है, खत्म हो गए दोनों आपस में, बचा क्या, एक फोर्स बचा जो सेंटर के अलोंग लग रहा है, टेंशन फोर्स। जो नेट फोर्स सेंटर के अलोंग लगता है वही क्या करता है, इस रिक्वायरमेंट को क्या करता है, पूरा करता है। जो नेट फोर्स सेंटर के अलोंग, किसके सेंटर, सर्कल के सेंटर के अलोंग जो लगता है वही क्या करता है, इस रिक्वायरमेंट को पूरा करता है। यहाँ नेट फोर्स कौन लग रहा है, टेंशन, तो यहाँ टेंशन को क्या हो जाएगा, mv²/r। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, शायद आ रहा होगा। तो मैंने बोला क्या, इस रिक्वायरमेंट को डिफरेंट कंडीशन डिफरेंट फोर्स पूरा, mv² इज रिक्वायरमेंट फॉर एनी सर्कुलर मोशन। इन सर्कुलर मोशन mv²/r को डिफरेंट फोर्स पूरा करेंगे। समझ में आ गया हो, शायद ये आगे होगा। आ जाओ, देखो रेट ऑफ यहाँ पर रोल ऑफ सेंटीपिटल फोर्स। सेंटीपिटल फोर्स का रोल क्या होगा, सेंटीपिटल फोर्स का रोल क्या होगा, इस फोर्स का रोल ये है कि पार्टिकल के डायरेक्शन को लगातार चेंज करना, पार्टिकल के डायरेक्शन को लगातार चेंज करना। डायरेक्शन को चेंज कौन करे, पार्टिकल के लगातार डायरेक्शन कौन चेंज करता है, यही सेंटीपिटल फोर्स। सेंटीपिटल फोर्स क्या है, कोई फोर्स है नहीं, रिक्वायरमेंट। यही रिक्वायरमेंट जो होती है वही क्या करती है, पार्टिकल के डायरेक्शन को लगातार क्या करती है, चेंज करती है। समझ में आया, यहाँ तक सेंटीपिटल की बात हो गई, बहुत बढ़िया, पूरी बात कंप्लीट बता दी। सेंटीपिटल फोर्स की डायरेक्शन कहाँ पे होगी, जहाँ पे सेंटीपिटल एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन वही सेंटीपिटल। ऐसा नेट फोर्स जो सेंटर के अलोंग, पूरी डिफिनेशन में पूरी बात आ गई, सेंटर के अलोंग जो फोर्स लगेगा नेट, वही क्या कहलाएगा, सेंटीपिटल फोर्स कहलाएगा। आगे मैं बात करूँ टेंजेंशियल फोर्स की, अब इसकी डिफिनेशन को, ऐसा नेट फोर्स जो टेंजेंट के अलोंग लगे उसको क्या बोलेंगे, टेंजेंशियल फोर्स। टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन का काम क्या था, स्पीड को बढ़ाना, ये स्पीड को घटाना। जब भी टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन 0 होता था, मतलब कोई एक्सेलेरेशन ही नहीं, स्पीड को बढ़ाना, स्पीड को घटाने वाला, मतलब स्पीड क्या रहेगी, कांस्टेंट। तो यहाँ पर बात करूँ नेट फोर्स का काम, यहाँ पर टेंजेंशियल फोर्स का काम क्या रहेगा, टेंजेंशियल फोर्स का काम रहेगा स्पीड को बढ़ाना या स्पीड को घटाना, या मतलब स्पीड को चेंज करना। इसका देखो फॉर्मूले का, ये फॉर्मूले इसके हो गए। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मतलब स्पीड क्या होती है, कांस्टेंट। स्पीड कांस्टेंट मतलब क्या होता, क्या स्पीड कांस्टेंट मतलब क्या, टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन करना रहेगा 0, क्योंकि यही तो होता था स्पीड को चेंज करने वाला। अगर ये 0 होगा तभी तो ये कांस्टेंट रहेगा 0। 80 0 बताओ, तो एफ टेंजेंशियल कितना हो गया, 0। 80 0 तो टेंजेंशियल फोर्स कितना हो गया, 0। सेंटीपिटल एक्सेलेरेशन क्या रहेगा, लगातार नॉन 0। क्यों भाई नॉन 0, क्योंकि भाई बताया हमें डायरेक्शन लगातार चेंज हो रही है, तो कोई ना कोई यहाँ पे एक्सेलेरेशन होना चाहिए। कौन सा एक्सेलेरेशन, सेंटीपिटल एक्सेलेरेशन। नॉन यूनिफॉर्म में 80 नॉन 0, स्पीड लगातार चेंज होती है, तो 50 भी लगातार कुछ ना कुछ होना चाहिए, ये रहेगा। ठीक है, ये बात थोड़ी थी, ये बताओ सर्कुलर मोशन वाली बात बताई थी, ये बात होगी। ठीक है, अब मैं अगर बात करूँ टेंजेंशियल फोर्स क्या होता है, ऐसा नेट फोर्स जो टेंजेंट के अलोंग लगे। एक लग रहा है 3 न्यूटन इधर लग रहा है, एक लग रहा है 5 न्यूटन इधर। बताओ टेंजेंशियल फोर्स कितना, क्या 3 न्यूटन टेंजेंशियल फोर्स है, क्या 5 न्यूटन टेंजेंशियल फोर्स है, नहीं। मैंने क्या बोला, ऐसा नेट फोर्स जो सेंटर के
सॉरी टेंजेंट के अलाउंग लगे, उसको क्या बोलेंगे, टेंजेंशियल फोर्स। मतलब 5 और 3 दोनों टेंजेंट के अलाउंग है कि नहीं है, तो बड़ा माइनस छोटा जो आया वही क्या बचा, नेट बचा कि नहीं बचा, 2 बचा, 2 यही 2 न्यूटन टेंजेंट के अलाउंग बचा, इसी क्या दोनों क्या बोलेंगे, टेंजेंशियल फोर्स। आगे वो शायद अच्छे से बहुत बढ़िया से आगे होगा। और एग्जाम्पल लेता हूँ, इस एग्जाम्पल से पूरी बात समझते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल ले रहा हूँ, एग्जाम्पल से पूरी बात, यही एग्जाम्पल आपके लिए काम आएगा। एग्जाम्पल देखना, एक फोर्स लग रहा है यहाँ पे F1, एक फोर्स लग रहा है F3, एक फोर्स ये लग रहा है F2, एक फोर्स लग रहा है ये F4, ठीक है। बहुत अच्छे समझना, हॉरिजॉन्टल प्लेन पर ये सर्कुलर मोशन कर रहा है पार्टिकल, ये सेंटर है। अब बोल रहा है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। अब कुछ बातें बोल रहा है, ये बोल रहा है क्या F2 इक्वल टू F4 होगा, क्या ये F1 F3 F2 F4, क्या F2 इक्वल टू F4 होगा। पहले हाँ देखो आओ, F1 सेंटर के अलाउंग, F3 सेंटर के अपोजिट, F2 टेंजेंट के अलाउंग, F3 भी F4 भी टेंजेंट के अलाउंग। समझ में आया, शायद आ गया होगा। मैं बोलने जा रहा हूँ, समझना इस बात को, क्या F2 इज इक्वल टू F4 होगा। ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, मतलब क्या, स्पीड कांस्टेंट, मतलब 80 0, 80 0 मतलब क्या बोलो, Ft भी क्या होगा 0, मतलब टेंजेंशियल फोर्स कितना होना चाहिए 0। F2 अगर F4 के बराबर होगा तभी टेंजेंशियल फोर्स कितना हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में है तभी कितना हो जाएगा 0। अगर F2 F4 में कोई बड़ा कोई छोटा होगा तो कोई ना कोई फोर्स बच जाएगा। अगर टेंजेंशियल फोर्स नॉन जीरो तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन नॉन जीरो, तो स्पीड कांस्टेंट या वेरिएबल। लेकिन यहाँ बोल रहा है कि ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, इसका मतलब 80 0, इसका मतलब Ft 0। तो Ft 0 होने के लिए क्या होना चाहिए, दोनों फोर्स अगर अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, दोनों मिला क्या होना चाहिए, बराबर और अपोजिट। Ft इक्वल टू क्या हो गया F4। क्या बात सही है ये, हाँ ये बात सही है। फिर दूसरी बात लिखिए, F1 इक्वल टू F3, क्या F1 इक्वल टू F3 होगा। सोचो अगर F1 F3 बराबर होगी तो क्या सेंटर के अलाउंग कोई फोर्स बचेगा, नहीं बचेगा। अगर सेंटर के अलाउंग कोई फोर्स नहीं बचेगा तो क्या कोई ये पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। कोई एक फोर्स चाहिए, नेट फोर्स चाहिए जो सेंटर के अलाउंग बचना चाहिए, वही बचेगा। वही क्या देता है, सर्कुलर मोशन देता है, वही mv²/r की रिक्वायरमेंट को पूरा करता है। अगर F1 इक्वल टू F3 हो गया तो सेंटर के अलाउंग कोई फोर्स बचा ही नहीं, तो क्या यहाँ पे कोई सेंट्रीपिटल फोर्स बचा, नहीं बचा, तो क्या कोई डायरेक्शन चेंज होगी, नहीं, तो क्या सर्कुलर मोशन होगा, नहीं। तो ये बात सही है गलत, F1 इक्वल टू F3 गलत। बताओ क्या F1 ग्रेटर देन F3 होगा कि नहीं होगा, शायद हाँ। F1 F3 बड़ा होगा, अगर F1 F3 बड़ा होगा तभी तो नेट फोर्स कहाँ बचेगा, सेंटर के अलाउंग बचेगा। अगर F3 भी F1 से बड़ा हो गया तो बताओ नेट फोर्स कहाँ बचता, इधर बचता, तो कहाँ ये इधर करता ना, ये इधर कर रहा सर्कुलर मोशन ना। इसका मतलब F3 क्या होगा, F1 से छोटा होगा, F1 क्या होगा, बड़ा होगा। तो सेंटर के अपोजिट कोई फोर्स है और सेंटर के अलाउंग कोई फोर्स है, तो उनमें बड़ा कौन, सेंटर के अलाउंग वाला फोर्स बड़ा, सेंटर के अपोजिट वाला फोर्स क्या होगा, छोटा। तो F1 F3 क्या होगा, बड़ा होगा। ये बात समझ में आई, F3 F1 से छोटा। F1 इज इक्वल टू mv²/r होगा या F1 माइनस F3 इक्वल टू mv²/r होगा, बताओ क्या होगा। मैंने बताया नेट फोर्स अगर सर्कुलर मोशन, और लिखो नेट फोर्स अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है तो mv²/r की रिक्वायरमेंट, इसी रिक्वायरमेंट पूरा कौन करेगा, ऐसा नेट फोर्स जो सेंटर के अलाउंग लगे। बताओ नेट फोर्स बोल रहा हूँ, फोर्स नहीं बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, नेट फोर्स, नेट जो सेंटर के अलाउंग लग रहा है। बताओ F1 F3 इनका नेट फोर्स क्या F1 होगा, इनका नेट क्या फोर्स क्या F1 होगा, क्या इनका नेट फोर्स F3 होगा, नहीं, इनका नेट फोर्स क्या आना है, F1 बड़ा F3 छोटा। तो F1 माइनस F3 क्या आने वाला है, नेट फोर्स अलोंग सेंटर। तो नेट फोर्स अलोंग सेंटर क्या आ रहा है, F1 माइनस F3, यही क्या देगा, mv²/r की रिक्वायरमेंट को पूरा करेगा, यही लग रहा है। समझ में आया होगा शायद, आ गया। ये एग्जांपल बहुत अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है। और देखते हैं क्वेश्चन, देखते हैं क्या लिखा है, ऑन द एंड ऑफ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L। ध्यान दो, चलो पूरा समझो क्वेश्चन क्या दिया, तो मैं यहाँ से आगे समझा दे रहा हूँ, वहाँ से करना समझाए। एक टेबल पर एक स्ट्रिंग लगी हुई है, एक मास यहाँ पे है, ये हॉरिजॉन्टल टेबल पर हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन कर रहा है। अब तुमसे पूछा कि इस पर नेट फोर्स कितना बचेगा। ऑप्शन में टेंशन है, ऑप्शन में T प्लस mv²/r है, ऑप्शन में T माइनस mv²/r है, ऑप्शन में 0 भी है, कौन सा लगाओगे। और देखते हैं बीडी बना के। सबसे पहला स्टेप चेक करो कि ये कौन सा मोशन कर रहा है, किस प्लेन में कर रहा है, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन कर रहा है, बना लिया। दूसरा स्टेप इनकी 2 डायरेक्शन बनाओ, क्योंकि हमें पता है कि एक तो रेडियल डायरेक्शन में, एक टेंजेंशियल डायरेक्शन में फोर्स रहेगा। अगर नहीं रहेगा तो उनको उसके अलाउंग लेके आओ। तो चेक करो कौन डायरेक्शन, एक तो रेडियल डायरेक्शन, एक टेंजेंशियल। रेडियल डायरेक्शन कौन सी होगी, रेडियल डायरेक्शन किसको बोलते हैं, जो रेडियस के अलाउंग लगे। ये कौन सी डायरेक्शन होगी, सेंटर ढूंढा, पहला स्टेप प्लेन ढूंढा, दूसरा स्टेप सेंटर ढूंढा, रेडियल डायरेक्शन बनाई। तीसरा स्टेप क्या, टेंजेंशियल डायरेक्शन। अब टेंजेंशियल डायरेक्शन इसमें क्या क्या होगी, एक तो प्लेन के अलोंग, एक प्लेन के परपेंडिकुलर। टेंजेंशियल क्या हो सकता है, एक तो ये देखो ये है सर्कुलर मोशन कर रहा है, एक तो टेंजेंट ये रहेगा, परपेंडिकुलर एक टेंजेंट बनता है, एक बनता है पर प्लेन में टेंजेंट बनता है, एक प्लेन में टेंजेंट बनता है, एक परपेंडिकुलर टेंजेंट बनता है। ये ऐसे बनाना तो ये क्या है, परपेंडिकुलर टेंजेंट है, ये क्या है, प्लेन में टेंजेंट है, ये क्या है, रेडियल डायरेक्शन है। तो मैं परपेंडिकुलर टेंजेंट बना दूँ, दोनों डायरेक्शन बना दूँ, मैं बना दे रहा हूँ परपेंडिकुलर, मान लो ये परपेंडिकुलर बना दिया, परपेंडिकुलर मैं बना रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे से नहीं बना सकता ना मैं, तो ये बना दिया, परपेंडिकुलर टेंजेंट बना दिया। अब 2 स्टेप हो गए, पहला स्टेप प्लेन, दूसरा स्टेप
सेंटर, तीसरा स्टेप रेडियल डायरेक्शन और टेंजेंशियल डायरेक्शन, और चौथा स्टेप एफबीडी बनाओ, क्योंकि एफबीडी से समझ में आ जाएगा कि नेट फोर्स कितना वाइस पर है। क्वेश्चन पूछा था, ये आ चुका है। एफबीडी बनाओ। एफबीडी कैसे बनाए? मास है, ये रस्सी है, बधी है, बताओ ऊपर क्या लग रहा होगा? नॉर्मल, टेबल पर है नॉर्मल। नॉर्मल कहाँ लग रहा है? ऊपर लग रहा है वैसे, तो ऊपर क्या लग रहा होगा? नॉर्मल। ऐसे बना सकता हूँ नॉर्मल, क्यों मैं ऐसे बना रहा हूँ? नहीं बना सकता ना, ऊपर करके ऐसे कहाँ बनाऊँ? नॉर्मल कहाँ लिखूँ? नॉर्मल। एमजी कहाँ लग रहा होगा? नीचे, तो नीचे क्या लग रहा होगा? एमजी। ऊपर क्या लग रहा होगा? नॉर्मल। नीचे एमजी, ऊपर नॉर्मल, ऊपर नॉर्मल, नीचे एमजी। इस तरह कर रहा है, ये इस तरह कर, ऊपर नॉर्मल, नीचे एमजी। ये बराबर होंगे? ऊपर नीचे थोड़ी कर रहा है, ऐसे कर रहा है ना मोशन, तो ये दोनों बराबर होंगे। इसका मतलब नेट फोर्स में नॉर्मल और एमजी नहीं, ये दोनों आप में क्या करिए, कैंसिल कर दिए, खत्म हो गए। बचा क्या? एक ही फोर्स बचा जो रस्सी पे है। रस्सी फोर्स कौन सा लगता है? टेंशन। कहाँ लगता है वो? बोलो टेंशन फोर्स कहाँ लगता है? रस्सी से अवे लगता है। ये बोले पार्टिकल से अवे लगता है, पार्टिकल ये है ना, इससे अवे नहीं लगेगा टेंशन। नॉर्मल और एमजी क्या होगा? खत्म, बराबर है। एक ही फोर्स बचा टेंशन। बताओ नेट फोर्स कितना इस बार पार्टिकल पर है? टेंशन, यही नेट फोर्स है। अब मैं अगर पूछूं टेंशन की वैल्यू कितनी आएगी? टेंशन की वैल्यू कितनी आएगी? टेंशन नेट फोर्स है, कोई एमवी स्क्वायर बाई कोई फोर्स नहीं। मैंने बोला था कभी एफबीडी में एमवी स्क्वायर आर बाई आर मत बनाना, वो कोई फोर्स नहीं है। जो फोर्स तुम्हें पता है, टेंशन फोर्स है, नॉर्मल फोर्स है, एमजी फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स है, ये तो बनाओ। एमवी स्क्वायर बाई आर कोई फोर्स नहीं है, ध्यान देना इस बात को। हाँ, एमवी स्क्वायर बाई एक रिक्वायरमेंट है, ये बात ध्यान देना। समझ में आ जाए, धीरे धीरे क्वेश्चन कर देता हूँ। बताओ रस्सी है, ये टेंशन कहाँ लगे? टेंशन अभी लगेगा। तो इस बताओ इस पार्टिकल पर जो नेट फोर्स कितना लग रहा है? टेंशन लग रहा है। मैं बोला टेंशन की वैल्यू निकालो, तो मैं चेक करूँगा क्या पार्टिकल यहाँ पर सर्कुलर मोशन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जी हाँ, सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो क्या रिक्वायरमेंट होती है सर्कुलर मोशन में? सेंटीमीटर फोर्स की रिक्वायरमेंट कौन कहाँ पे लगता है? सेंटर के अलाउंग लगता है। क्या रिक्वायरमेंट? एम स्क्वायर बाई आर। ये रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए कौन आता है? ऐसा नेट फोर्स जो सेंटर के अलाउंग लगे। नेट फोर्स यहाँ सेंटर अलाउंग कौन लग रहा है? यही टेंशन लग रहा है कि नहीं लगा? तो टेंशन की वैल्यू कितनी आ गई? एम वी स्क्वायर बाई आर। ये क्या है? टेंशन की वैल्यू कितनी है? एम वी स्क्वायर बाई आर। मैं ये एम वी स्क्वायर बाई आर लिखूँ या मैं ऐसे करके टेंशन लिखूँ? बात तो एक ही है, एम वी स्क्वायर बाई आर। ये आ गया, समझ में आया? वो शायद आ गया होगा। इधर कोई फोर्स नहीं था, इसलिए मैंने बस यही लिखा, यही देखा, इधर कोई फोर्स है ही नहीं। सेंटर के अलाउंग वाला फोर्स देख लिया। सेंटर के अलाउंग वाला फोर्स ही क्या देता है? नेट फोर्स अलाउंग द सेंटर, वही क्या देता है? एम वी स्क्वायर बाई आर वही देता है। खत्म, आ गया कि नहीं आ गया? आ गया। तो यहाँ पे नेट फोर्स कितना था? टेंशन। टेंशन का वैल्यू आंसर टेंशन जाएगा। ठीक है, चलो अब मैंने जो स्टेप बताया था वो स्टेप देख लो एक बार। अब ये जो क्वेश्चन करने जा रहा हूँ, 4-5 क्वेश्चन जो भी करने जा रहा हूँ, उसके स्टेप देखो। पहले स्टेप क्या? फर्स्ट आइडेंटिफाई प्लेन ऑफ सर्कुलर मोशन। जितने क्वेश्चन करने जा रहे हैं सब पे डायनामिक्स में सबसे पहले स्टेप क्या? सर्कुलर मोशन का प्लेन हॉरिजॉन्टल में है कि वर्टिकल में, कौन से प्लेन में कर रहा है? प्लेन आइडेंटिफाई। सेकंड स्टेप क्या? सेंटर फाइंड करो। सेंटर कहाँ पे? अगर ये है ऐसे करा तो इसका सेंटर मालूम ही है। ऐसे वर्टिकल में करा तो उसका सेंटर कहाँ पे? ये आप आइडेंटिफाई। थर्ड स्टेप क्या? थर्ड स्टेप रहेगा कि ड्रॉ रेडियल लाइन और टेंजेंशियल लाइन। रेडियल लाइन कौन था? जो सेंटर के लॉन्ग लाइन पड़े उसको बोलेंगे रेडियल लाइन। टेंजेंशियल के लॉन्ग जो लाइन उसको क्या बोलेंगे? टेंजेंशियल लाइन। टेंजेंशियल लाइन दो तरह की हो सकती है, एक तो परपेंडिकुलर हो सकती है, एक तो प्लेन के लॉन्ग वाली हो सकती है। ठीक है, चौथा स्टेप क्या? एफबीडी बनाना। क्या बनाना? एफबीडी। जितने फोर्स पार्टिकल पे लगे वो फोर्स बना देना। पांचवा स्टेप क्या? अब एफबीडी बना दिए तो फोर्स बना दिए। अगर कोई फोर्स एफबीडी जो बनाए उसमें जो फोर्स होंगे, अगर कोई भी फोर्स टेंजेंट के लॉन्ग और रेडियल के लॉन्ग है तो उसका कंपोनेंट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई फोर्स टेंजेंट के लॉन्ग रेडियल के लॉन्ग नहीं है तो उसका कंपोनेंट करो। अब कंपोनेंट करके कहाँ लाओ? कंपोनेंट करके उसको टेंजेंट के लॉन्ग लाओ या रेडियल के लॉन्ग लाओ। कंपोनेंट करके कहाँ लाना रहेगा? टेंजेंट के लॉन्ग और रेडियल के लॉन्ग लाना पड़ेगा। समझ में आएगा नहीं? छठा स्टेप क्या? जो रेडियल के लॉन्ग होगा, जो नेट फोर्स रेडियल के लॉन्ग होगा, जो सेंटर के लॉन्ग होगा, वही फोर्स क्या देगा? एम स्क्वायर बाई आर या एम आर ओमेगा स्क्वायर की रिक्वायरमेंट को पूरा करेगा। समझ में आएगा नहीं आया? 6 स्टेप को एक बार देख लो। ये स्टेप को मैं बार बार बोलता जाऊँगा, सभी क्वेश्चन में काम आएगा, आसान कर देगा ये पूरे क्वेश्चन को। और देखने पहला क्वेश्चन क्या है देखना। ये एक क्वेश्चन है, पार्ट मास m है। ठीक है, यहाँ पे मास 2m है। यहाँ पे देखो ये सेंटर है, ये इस तरह मोशन कर रहा है, ये वाला इस पर मोशन कर, इस सर्कल मोशन कर रहा है। ये दोनों का सेंटर यही है, सेम सेंटर है। ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल टेबल की बात हो रही है। ठीक है, इस तरह ये मास इसका m है, इसका मास कितना है? 2m है। बताओ सबसे पहले बोलेगा, तुमसे बोल रहा है ना कि यहाँ टेंशन T1 है, यहाँ टेंशन T2 है। क्या टेंशन डिफरेंट होगा? हाँ, देखो यहाँ से यहाँ तक रस्सी एक है लेकिन मास आ गया तो अब टेंशन क्या हो जाएगा? डिफरेंट होना अलग नहीं। अरे याद होगा शायद आप लोग को, इस तरह होता था, बोलो याद होगा। यहाँ टेंशन अलग, यहाँ टेंशन अलग होता था, याद होगा। सेम ऐसे यहाँ पर टेंशन यहाँ पे अलग, यहाँ टेंशन अलग। T1 बाई T2 पूछा तो वैल्यू निकालूँ। अब कैसे निकालें? सर्कुलर मोशन पे क्वेश्चन है, कैसे निकालना? स्टेप पहले बोला, स्टेप देखो। सबसे पहले क्या? आइडेंटिफाई करना प्लेन। प्लेन कौन सा है? हॉरिजॉन्टल प्लेन है, बोल भी दिया है, दिख रहा है। दूसरा स्टेप क्या? सेकंड स्टेप क्या? सेंटर को आइडेंटिफाई। तीसरा स्टेप क्या? रेडियल डायरेक्शन बनाओ और टेंजेंशियल डायरेक्शन बनाओ। तो ये दोनों के लिए अलग अलग बना दूँ? शायद मैं बता दूँ। अरे दोनों के लिए अलग बना दूँ? बोलो, क्या मैं दोनों के लिए अलग अलग बना दूँ? m के लिए अलग बना दूँ और 2m के लिए अलग बना दे रहा हूँ। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है?
एम के लिए अलग, 2m के लिए अलग बना दे रहा हूँ। एम के लिए भी देखो ये मोशन है, 2m के लिए ये है, बना दिया, कोई दिक्कत की बात नहीं, शायद आप लोग को कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। इसकी लेंथ एल दिया, ये भी लेंथ कितना दे रहा है, एल दे रहा है, लेंथ कितनी दे रहा है, एल, ये भी लेंथ एल दे रहा है, ठीक है। तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी, 2l हो जाएगी, ठीक है, ये दे रहा है। एबीडी बनाने के लिए मैंने दोनों को अलग अलग कर दिया थोड़ा सा, क्योंकि पार्टिकल अलग 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 कर दिया। यहाँ T1 है, यहाँ पे T2 है। अब बताऊँ दूसरा स्टेप क्या, सेंटर आइडेंटिफाई। तीसरा स्टेप क्या, तीसरा स्टेप है रेडियल डायरेक्शन बनाओ और टेंजेंशियल बनाओ। बताओ रेडियल डायरेक्शन क्या होगी, जो सेंटर के अलॉन्ग जो लाइन रहेगी वो रेडियल, और जो पर ये वाली क्या हो गई, टेंजेंशियल। बोलो ये वाली क्या हो गई, टेंजेंशियल। ये देखो ये क्या होगी, रेडियल, ये क्या हो गई, टेंजेंशियल। बना लिया, 3 स्टेप कंप्लीट। चौथा स्टेप क्या, एफबीडी बनाओ। चौथा स्टेप क्या, एफबीडी। एफबीडी में क्या बनाना होता है, फोर्सेस बनाओ। बताओ फोर्स क्या लगेगा यहाँ पे, mg, देखो हॉरिजॉन्टल के बाद नीचे क्या लगेगा, mg, ऊपर क्या लगने वाला है, नॉर्मल। मान लो n1, पहले के लिए n1, बोलो इस पर क्या लगेगा, mg, यही 2mg ना, मास क्या 2mg, नॉर्मल यहाँ पे n2 मान लो। क्या नॉर्मल, क्या ये हॉरिजॉन्टल मोशन कर रहा है, तो नॉर्मल n1 क्या mg के बराबर होगा कि नहीं होगा, क्या n2 2mg के बराबर होगा कि नहीं होगा, इनका कोई काम भी नहीं है वैसे, बराबर है, जी हाँ बराबर है। कोई ऊपर नीचे थोड़ी ऐसे कर रहा है, n और n ऊपर mg नीचे, n ऊपर mg नीचे, बराबर। बताओ अब एबीडी में और फोर्स, और कौन सा फोर्स है, टेंशन। यहाँ टेंशन कितना, T1 आवे लगता है ना बॉडी से, यहाँ टेंशन कितना, T2, ये बना दिया। अब 2 स्टेप ये पूरे कंप्लीट, ये एबीडी बना दिया। अब 5 स्टेप क्या, अगर कोई फोर्स एबीडी में जो फोर्स बनाया, अगर कोई उनमें से कोई फोर्स टेंशन के अलाउंग रेडियल के अलाउंग नहीं आता, तुमको क्या करना, कंपोनेंट करना। क्या तुम यहाँ पे टेंशन क्या रेडियल के अलाउंग है कि नहीं है? क्या यहाँ पे नॉर्मल और mg टेंजेंशियल के अलाउंग है कि नहीं है? क्या टेंशन रेडियल के अलाउंग है कि नहीं है? क्या ये टेंशन के अलाउंग है कि नहीं है? तो क्या तुम क्या कंपोनेंट कर पाओगे? कंपोनेंट क्यों करोगे भाई, हो भी नहीं पाएगा, करना भी नहीं होगा। 5 स्टेप कोई काम का नहीं यहाँ पर। छठा स्टेप क्या, चेक करो कौन सा नेट फोर्स सेंटर के अलाउंग लग रहा है, भाई क्या देगा, एमआरओ में। क्या यहाँ पे नॉर्मल तुम्हें एमआरओ में स्क्वायर देगा, नहीं भाई, नॉर्मल mg तो क्या हो रहा है, खत्म हो जा रहे हैं। तो सेंटर के अलाउंग कौन सा फोर्स लग रहा है यहाँ पे, हाँ mv स्क्वायर बाई आर, या मैं एमआर ओमेगा स्क्वायर लिख दूँ। एमआर ओमेगा स्क्वायर क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि दोनों पार्टिकल को ओमेगा क्या होने वाला है, सेम। शायद फाइन वाला मैंने बताया था, फाइन का बताया था, ये पार्टिकल एक पार्टिकल यहाँ पे, पार्टिकल यहाँ पे, क्या दोनों का थीटा सेम था, यहाँ तक क्या दोनों का टाइम सेम था, क्या दोनों का ओमेगा सेम रहेगा। जो पार्टिकल जितना दूर उसकी वेलोसिटी उतनी ज़्यादा ठीक नहीं थी। तो मैं mv स्क्वायर बाई आर क्यों नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है दोनों दो इक्वेशन बनेगी, तो दोनों में v क्या आने वाला, डिफरेंट आना है, तो अभी एक स्टेप बढ़ जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, एमआर ओमेगा स्क्वायर लिख रहा हूँ, एमआर ओमेगा स्क्वायर के टर्म में निकाल दे रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा, एमआर ओमेगा स्क्वायर की रिक्वायरमेंट, क्यों रिक्वायरमेंट है, सर्कुलर मोशन का रिक्वायरमेंट होगी, कौन पूरा करेगा, ऐसा नेट फोर्स जो सेंटर के अलाउंग लग रहा है। यहाँ बताओ इस नेट फोर्स कौन सा लग रहा है, T1 लग रहा है, T1 लिखा, T1 की वैल्यू आ गई नहीं आ गई भाई, आ गई। इस पर देखो क्या इसकी एबीडी कंप्लीट बनाई थी भाई, क्या इसकी एबीडी कंप्लीट बनाई है T1 वाली, बहुत गलत किया, एबीडी पूरी कंप्लीट नहीं बनाई है। बताओ रस्सी क्या है, ये है एक रस्सी, क्या M से एक रस्सी इधर जुड़ी, एक रस्सी इधर जुड़ी, नहीं जुड़ी है, तो एक रस्सी इधर भी तो बनाओ। गलती यही हुई हमसे, गलती मैंने करके देखी, क्यों गलती की, ताकि आप भी ये गलती करो, समझ में आए। M से एबीडी बनाते वक्त, M से एबीडी बनाते वक्त ध्यान देना इस पर कितनी रस्सी है, एक रस्सी इधर, एक रस्सी इधर। इधर क्या लगेगा, इस वाली रस्सी में क्या लगेगा, T1, इधर वाली रस्सी क्या लगेगा, T2 क्या बॉडी से अवे ना, सब टेंशन का ना, बॉडी अवे, T2 भी अवे, T1 भी अवे, लग रहा है कि नहीं लग रहा है, लग रहा है, तो ध्यान दो ना। और इस M2 से क्या है, 2M से क्या है, एक ही रस्सी लग रही है M से 2M से, तो T2 बना दिया, बस खत्म। तो आओ लिखो एमआर ओमेगा स्क्वायर, पहले बार की बना लो, एमआर ओमेगा स्क्वायर की रिक्वायरमेंट कौन पूरा करता है, ऐसा नेट फोर्स जो सेंटर के अलाउंग लगे। T1 पूरा करेगा नहीं, T2 पूरा करेगा नहीं, क्या T1 माइनस T2 पूरा करेंगे, जी हाँ, T1 माइनस T2 ही क्या करेगा, एमआर ओमेगा स्क्वायर की रिक्वायरमेंट को पूरा करेगा। समझ में आया, ये क्वेश्चन समझ में आया था, क्यों कराया था, F1 F3 इसीलिए कराया था ताकि तुम्हें एमआर ओमेगा स्क्वायर लिखना आए, ये नेट फोर्स लिखना आए सेंटर के अलाउंग वाला। T1 माइनस T2 ही क्या करेगा, यहाँ पर पूरा करने वाला है। यहाँ बताओ क्या है, सेंटर की तरफ एक ही फोर्स है, तो यहाँ पर तुम्हें कोई दिक्कत नहीं, एमआर ओमेगा स्क्वायर लिखा। एमआर यहाँ पे आर कितना, सेंटर आर कितना बताओ, एल है, यहाँ पे एल लिखा, देखो आर कितना एल था, यहाँ पे आर कितना, बोलो यहाँ पे आर कितना है, 2L है, शायद यहाँ पे आर देखो, यहाँ पे रेडियस कितनी है, 2L है, इसके लिए 2M के लिए 2L है, तो आर की जगह कितना लिखा, 2L लिखा। ओमेगा ओमेगा सेम है दोनों में, ओमेगा स्क्वायर, मास नहीं 2M मास, देखो 2M मास लिखा, ये आर लिखा, ये ओमेगा, एमआर ओमेगा स्क्वायर सही लिखो, ये 2M के लिए लिख रहा हूँ। इस रिक्वायरमेंट को पूरा कौन करता है, ऐसा नेट फोर्स जो सेंटर के अलाउंग लगे। 2M पे कौन सा फोर्स लग रहा है, बस एक ही फोर्स सेंटर के अलाउंग लग रहा है, कौन सा, टेंशन है। नॉर्मल mg क्या हो रहा है, बैलेंस हो रहा है, कौन सा फोर्स टेंशन है, बताओ T2 है, T2 बताओ, T2 की वैल्यू कितनी आ गई, बोलो 2 to the 4 ml ओमेगा स्क्वायर आ गई, नहीं आ गई। यहाँ T1 की वैल्यू कितनी, T1 माइनस T2 है, बताओ ml, T1 माइनस T2 कितना है, ml ओमेगा स्क्वायर था, बताओ T1 की वैल्यू निकाल लूँगा, T1 की वैल्यू कितनी है, ml ओमेगा स्क्वायर प्लस T2 ml ओमेगा स्क्वायर, T2 कितना है, 4 ml ओमेगा स्क्वायर है, कितना आ गया 5 ml ओमेगा स्क्वायर। तो क्या यहाँ से T1 की वैल्यू आगे नहीं आ गया, T2 यहाँ से आ गया, T1 यहाँ, अब देखो किसी क्वेश्चन में रख के वैल्यू T2 की, T1 भी आ गया। क्या T1 बाई T2 निकालोगे नहीं निकालोगे, 5/4, 5 ml ओमेगा स्क्वायर 4 ml,
5/4 वैल्यू आ रही है। ऐसे क्वेश्चन को किया जाता है भाई, डरा नहीं जाता है, ऐसे क्वेश्चन को किया जाता है। ठीक है, नोट्स देखना जो नोट्स मैंने सेंड किया है। एक और क्वेश्चन देखो, और बढ़िया थे क्वेश्चन। ठीक है, ये क्या कोनिकल पेंडुलम है। आओ देखो, कोनिकल पेंडुलम तुमसे बोला सेंटीपिटल फोर्स निकालो यहाँ पे, बस सेंटीपिटल फोर्स कहाँ लग रहा है, कौन यहाँ पे सेंटीपिटल फोर्स दे रहा है, ये निकालना। सेंटीपिटल फोर्स नहीं, सेंटीपिटल फोर्स यहाँ पे कौन दे रहा है और कौन सेंटीपिटल फोर्स की तरह एक्ट कर रहा है, देव निकालो। बताओ, ये बनाया, ये है मास m है, ये है थीटा है, एंगल है, ये बोलो ये सर्कुलर मोशन कर रहा है हॉरिजॉन्टल में, इस तरह सर्कुलर मोशन कर रहा है। ठीक है, अब बताना सबसे पहले स्टेप क्या, बोलो सबसे पहले स्टेप क्या, प्लेन ऑफ सर्कुलर मोशन ढूंढना। कोनिकल पेंडुलम में बताओ क्या इस तरह मोशन करेगा, तो प्लेन ऑफ सर्कुलर मोशन क्या होने वाला है, हॉरिजॉन्टल। दूसरा स्टेप क्या, सेंटर को पॉइंट करना, सेंटर ये। तीसरा स्टेप क्या, रेडियल डायरेक्शन और टेंजेंशियल डायरेक्शन बनाओ। इस तरह कर रहा है मोशन, ऐसे कर रहा है मोशन, इस तरह कर रहा है कि नहीं कर रहा है हॉरिजॉन्टल में, ये कर रहा है। रेडियल डायरेक्शन क्या रहेगी, सेंटर के लॉन्ग वाली लाइन है, ये रेडियल है। टेंजेंशियल क्या रहेगी, ये वाली रहेगी, ये टेंजेंशियल है। बना दिया, टेंजेंट ये लग रहा है, अरे ये रेडियो ये है, ये वाला रेडियल, ये वाला क्या हो गया, टेंजेंशियल। अब तीसरा स्टेप कंप्लीट, चौथा स्टेप एबीडी बनाओ। बताओ ये रस्सी है कि नहीं है, ये रस्सी है, पार्टिकल ये है, टेंशन कहाँ लगता है, अवे लगता है, ये टेंशन बनाया, भूलना नहीं टेंशन। एक और एमजी ये बनाया। कोई और फोर्स है क्या, नॉर्मल वगैरह है यहाँ पे, नहीं है भाई, कहाँ पे टेबल वगैरह थोड़ी है, टेंशन एमजी, और ये थीटा है। बताओ चौथा स्टेप ये कंप्लीट। पांचवा स्टेप क्या, अगर कोई फोर्स जो तुमने फोर्स बनाया एबीडी बनाई, अगर कोई फोर्स सेंटर के लॉन्ग, अरे सॉरी टेंजेंशियल और रेडियल के लॉन्ग नहीं तो उसके लॉन्ग लेके आओ कंपोनेंट करके। क्या एमजी टेंजेंशियल के लॉन्ग है, हाँ है, मत करो कंपोनेंट। क्या टेंशन फोर्स टेंजेंशियल के लॉन्ग है या सेंटर रेडियल के लॉन्ग है, नहीं, ना रेडियल के लॉन्ग है ना टेंजेंशियल के लॉन्ग है, लेके आओ कंपोनेंट करना पड़ेगा। ये थीटा तो यहाँ क्या था, ये थीटा है, तो यहाँ थीटा रहेगा नहीं रहेगा, तो बताओ यहाँ क्या आ गया, टी कॉस थीटा, इसको तोड़ लिया, यहाँ क्या आ गया, टी साइन। अब बताओ टी कॉस थीटा टी साइन थीटा, क्या टी कॉस थीटा टेंजेंशियल के लॉन्ग आ गया, क्या टी साइन थीटा रेडियल के लॉन्ग आ गया कि नहीं आ गया। पाँचों स्टेप कंप्लीट। छठा स्टेप क्या, अब क्या करना, छठा स्टेप क्या बताओ, सबसे पहले बताओ। ऐसा नेट फोर्स जो सेंटर के लॉन्ग लगे वो क्या देगा, एमआर ओमेगा स्क्वायर। बताओ नेट फोर्स कौन दे रहा है, कौन घुमा रहा है, ऐसे घूम रहा है, बताओ क्या टी कॉस थीटा घुमाएगा, नहीं, ये तो एमजी के साथ बैलेंस हो रहा है, टी कॉस थीटा एमजी के साथ क्या हो रहा है बैलेंस, टी कॉस के ऊपर एमजी यहाँ पे बैलेंस हो रहा है। बताओ कौन सा फोर्स जो सेंटर के लॉन्ग लग रहा है, बोलो कौन सा फोर्स जो सेंटर के लॉन्ग लग रहा है, एम स्क्वायर बाई आर रिक्वायरमेंट है, कौन पूरा करता है, ऐसा नेट फोर्स जो सेंटर लॉन्ग लग रहा है, बताओ कौन लग रहा है, टी साइन थीटा, ये लिख दिया। अब ये क्वेश्चन ये डिवाइड कर दो, यहाँ पर टी साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी, निकाल लेना। देखो ये तरीका होता है क्वेश्चन करने का। तो बताओ यहाँ पे जो सेंटीपिटल फोर्स की तरह ऐड कर रहा है कौन कर रहा है, टी साइन थीटा। देखो डिफरेंट कंडीशन, डिफरेंट फोर्स आ रहे हैं, वो जो सेंटीपिटल फोर्स की तरह ऐड कर रहे हैं। आ गया बात। आज एक क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन ही है, इसको करके देखते हैं। ये देखो 37 डिग्री, ये 5 मीटर, ये 2 kg का पार्टिकल है, ये यहाँ पे ये भी रोटेट कर रहा है इस तरह, ये 5 मीटर है, ठीक है, और ये कुछ इस तरह ये वाला इसे रोटेट कर रहा है ओमेगा से। अब बताओ सर्कुलर मोशन क्वेश्चन तुमसे पूछा कि ओमेगा की वैल्यू निकालो, यही ओमेगा ऑफ द सिस्टम निकालो। कैसे निकालो, पहला स्टेप क्या, प्लेन ऑफ सर्कुलर मोशन कौन सा है, बताओ हॉरिजॉन्टल है कि नहीं है। दूसरा स्टेप क्या, सेंटर, क्या सेंटर यही है कि नहीं है, ये सेंटर है। सेंटर से तुरंत क्या बना लो, रेडियस बना लो, यही रेडियस है कि नहीं है, ये तुरंत सेंटर। दूसरे स्टेप में कंप्लीट करने से रेडियस बना लेना, ठीक है। आगे तीसरा स्टेप क्या, रेडियल डायरेक्शन और टेंजेंशियल डायरेक्शन बनाओ। अब यही रेडियस बनाया था, यही क्या होगी, रेडियल डायरेक्शन, और ये क्या हो गया, टेंजेंशियल डायरेक्शन, ऊपर नीचे, ये टेंजेंशियल डायरेक्शन, ये देखो ये है, ये टेंजेंशियल डायरेक्शन, ये रेडियल डायरेक्शन हो गया। चौथा स्टेप क्या, एबीडी बनाओ। तो एबीडी बना लोगे, 2 kg है ये, एबीडी क्या बनेगी, mg, यहाँ कितना आएगा 2g, आगे कि नहीं है, मास कितना 2 है, mg। और कौन सा फोर्स लग रहा है बताओ, एक फोर्स टेंशन लग रहा होगा, टेंशन कहाँ लगता है, अवे, अरे भाई ये टेंशन अवे लगता है कि नहीं लगता, ये टेंशन अवे लग रहा है, ये टेंशन टी बना दिया। बताओ ये जो टेंशन अवे बनाया है, अब ये पूरी एबीडी पूरी कंप्लीट होगी नहीं, क्या कोई और फोर्स है, नहीं भाई कोई और फोर्स नहीं, जो फोर्स तो बना दी मैंने, एबीडी कंप्लीट कर दी। पांचवा स्टेप क्या, टेंजेंशियल फोर्स, जो भी फोर्स अगर इस रेडियल डायरेक्शन और टेंजेंशियल डायरेक्शन के अलाउ नहीं है, उसको उसके अलाउ लेके आओ कंपाउंड करके। क्या रेडियल डायरेक्शन के अलाउ mg है कि नहीं है, क्या टेंशन रेडियल डायरेक्शन के अलाउ है, या टेंजेंशियल के अलाउ है, ना ये रेडियल डायरेक्शन के अलाउ है ना टेंजेंशियल के अलाउ है, तो इसका क्या करना पड़ेगा कंपोनेंट। ये 37, तो ये भी क्या हो गया 37, हो कि नहीं होगा, बताओ यहाँ क्या आएगा, कंपोनेंट करो, यहाँ क्या आएगा टी कॉस 37, यहाँ क्या आने वाला है टी साइन। देखो कंपोनेंट कर लिया भाई, कंपोनेंट करना बहुत अच्छी आता होगा। बताओ ये टी कॉस 37 ऊपर, mg नीचे, टी कॉस 37 ऊपर, बताओ दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, अरे जी हाँ बराबर होंगे कि नहीं होंगे भाई, बराबर होंगे। mg कितना है 2g है शायद, टी कॉस 37, मास कितना 2 है ना 2g, ये लिख दिया। अब पांचवा स्टेप, छठा स्टेप क्या था, नेट फोर्स जो सेंटर के लॉन्ग, बताओ यहाँ नेट फोर्स कौन सेंटर के लॉन्ग लग रहा है, जो रहेगा वो क्या करेगा, mv²/r, यहाँ mv²/r थोड़ी लिख रहा हूँ, यहाँ क्या लिख रहा हूँ मैं, mr ओमेगा स्क्वायर क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि ओमेगा पूछा है ना, अगर v पूछो तो mv²/r लिखता।
इसकी रिक्वायरमेंट कौन पूरा करता है? एसेंडेंट फोर्स असेंडेंट लॉन्ग बताओ टी कॉस 37 2g क्या हो रहा है यहाँ पर बैलेंस हो रहा है, तो बचा कौन? यही टी साइन 37। बताओ यही दे रहा है कि नहीं दे रहा है? सेंटीपीटल फोर्स यहाँ पर ये दे रहा है। ये देखो ये आ गया, आगे कि नहीं आ गया भाई? आ गया। अब क्या करना, तुम्हें निकालने को क्या बोला है भाई? ओमेगा निकालने को बोला है। एक इक्वेशन ये बनती दिख रही है, एक इक्वेशन ये दिख रही है। क्या कर दूँ, दोनों डिवाइड कर दूँ? टी साइन 37 इक्वल टू कितना? एम आर ओमेगा स्क्वायर अपॉन में टी कॉस 37 इक्वल टू कितना? एम जी। देखो बराबर एम जी है कि नहीं है? टी से टी कैंसिल, एम से एम कैंसिल, साइन 37 अपन कॉस 37 कितना हुआ है? tan 37 इक्वल टू कितना आ गया? आर ओमेगा स्क्वायर अपॉन में जी। tan 37 कितना होता है? शायद याद होगा आप लोगों को 3/4। यहाँ पे जी आ गया, अपॉन में क्या आएगा बोलो? अपॉन में शायद आर आएगा कि नहीं आएगा? आएगा, यही तो आएगा। इक्वल टू क्या हो गया? ओमेगा स्क्वायर। देखो ओमेगा, हमें ओमेगा चाहिए ना, ओमेगा क्या आएगा? √3/4 g/r। ये ओमेगा आ गया। जी तो तुम्हें पता है, आर निकालना पड़ेगा। आर कैसे निकालो? ये यही आर है कि नहीं? यही देखो आर यही है कि नहीं है? शायद तुम्हें ये पता है, ये दूरी पता है कितनी है? दूरी 5 है, और जल्दबाजी में तुम 5 लेके चले जाते हैं। इसलिए मैंने बोला था ऑफसेट स्टेप में लगाया कि सेंटर ढूंढो, सेंटर ढूंढो, ताकि तुम रेडियस सही निकालो। देखो ये सेंटर है, ये 5 है। अगर मैं ये वैल्यू निकाल दूँ तो क्या रेडियस आ जाएगा? नहीं आ जाएगा? आ जाएगा। ये पूरी यहाँ जाता रेडियस है, ये 5 है, ये निकालना पड़ेगा। बताओ ये कितना था? 5 था, बोलो ये 5 था, ये 37 है। तो अगर ये 5 है तो यहाँ कितना आएगा? 5 cos 37, यहाँ कितना आएगा? 5 sin 37। देखो ये 5 है तो यहाँ कितना? 5 cos 37, यहाँ कितना? 5 sin 37। बताओ हमें कौन सा चाहिए? हमें यही चाहिए, यही चाहिए। ये कितना आ रहा है? 5 cos 37, ये कितना आ रहा है? 5 sin 37। बताओ ये 5 है तो r इक्वल टू कितना? 5। ये कितना आ गया? 5 sin 37, 5 sin 37, 5 लिखा। sin 37 कितना होगा? 3/5। कितना आ गया यार? 8 आ गया कि नहीं? 8 आ गया। तो अब रख दो यहाँ पर ओमेगा कितना? √3 × 10 अपॉन में 4 × 8 कितना आ गया? 4। देखो सॉल्व कर लो पहले इसको। 30 अपॉन कितना आएगा? 32। सॉल्व कर लो, 15/16 हो जाएगा नहीं हो जाएगा? ओमेगा की वैल्यू आ गई। देखो ऐसे क्वेश्चन किया जाता है भाई सॉल्व। ठीक है चलो ये हो गया। एक और क्वेश्चन देख लो, और एक और क्वेश्चन देख लो। अभी 1-2 क्वेश्चन और देख लो, ठीक है? ये बता देता हूँ। चलो ये क्वेश्चन बढ़िया है, ये क्वेश्चन देखो। आओ सभी क्वेश्चन बढ़िया ठीक ठाक करवा रहा हूँ। एच हाइट पर ये कोई कोन है, ठीक है? स्मूथ कोन है, यहाँ पे कोई फ्रिक्शन की बात नहीं हो रही है। और ये इस पर क्या कर रहा है? एक पार्टिकल ऐसे सर्कुलर मोशन कर रहा है। कैसे? ये कोन पे इस तरह, कोन पे ऐसे ऐसे पार्टिकल इस तरह हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन ऐसे कर रहा है, कोन पे ऐसे इस तरह, ठीक है? ऐसे कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है? 37, ये 37 डिग्री, सॉरी ने ये थीटा दिया, ठीक है? ये दिया पार्टिकल का मास m है, इस तरह मोशन कर रहा है, ऐसे ऐसे कर रहा होगा, ठीक है? अरे तो 3D नहीं दिख सकता ना, ऐसे ऐसे होगा, ठीक है? ऐसे होगा, ये होगा। अब बोल रहा कि यही हेड हाइट सॉरी स्पीड निकालने की स्पीड से मोशन कर रहा है, ये निकालना स्मूथ सरफेस है। तो पहला स्टेप क्या बोलो? पहला स्टेप क्या? प्लेन ऑफ सर्कुलर, बताओ कौन सा प्लेन है? क्या प्लेन हॉरिजॉन्टल है कि नहीं? ऐसे हॉरिजॉन्टल है कि नहीं? प्लेन। और दूसरा स्टेप क्या? सेंटर फाइंड करना। दूसरा स्टेप क्या? सेंटर फाइंड करना। तीसरा स्टेप क्या? रेडियल डायरेक्शन और टेंशन। क्या ये रेडियस बना लूँ? क्या ये रेडियल डायरेक्शन हो गई? और ये क्या हो जाएगा? टेंशन। बना दिया कि नहीं? देखो बढ़िया तो बना, ये रेडियल डायरेक्शन और ये टेंशन। चौथा स्टेप क्या? FBD। भाई क्या FBD? बताओ ये मास है तो mg कहाँ लगता है? वर्टिकली डाउन लगता है कि नहीं? mg। और कौन सा फोर्स लग रहा होगा? बताओ मास है कि सरफेस से कांटेक्ट में कि नहीं है? रस्सी थोड़ी यहाँ पे है भाई, रस्सी नहीं है यहाँ पे, टेंशन मत बनाना। और कौन सा सरफेस बताओ? नॉर्मल लगेगा। नॉर्मल कैसे लगता है? याद होगा शायद आप लोग। नॉर्मल कैसे? नॉर्मल हमेशा सेंटर से लॉन्ग पास होता है कि नहीं? अरे कोई अगर स्फीयर था कहाँ पास? सेंटर से लॉन्ग पास होता है, अपोजिंग नेचर होता है, तो इस पर ये सरफेस का धक्का देगा नहीं? धक्का देगा, ऐसे देगा, तो नॉर्मल ये लग रहा है। देखो अब बताओ 4 स्टेप कंप्लीट है, FBD बना दिया, नॉर्मल mg बना दिया, और कोई फोर्स है ही नहीं। 5 स्टेप क्या? अब चेक करो क्या ये दोनों फोर्स टेंजेंशियल रेडियल के अलाउ है कि नहीं? अगर नहीं है तो उनका कंपाउंड करना पड़ेगा। mg हाँ टेंजेंशियल के अलाउ है, नॉर्मल नहीं है, आओ इसका कंपाउंड करना पड़ेगा भाई। करें कैसे करें? थीटा तो यहाँ पे है, बताओ अगर ये थीटा है तो क्या ये भी थीटा होगा? शायद हाँ होगा, इतना पता है। तो अगर ये थीटा है तो क्या ये वाली, अगर ये थीटा है तो क्या ये लाइन थीटा होगी नहीं होगी? जी हाँ होगी। नॉर्मल कहाँ लगता है? सरफेस के 90 डिग्री पे लगता है कि नहीं लगता है? लगता है। तो ये 90 पूरा है कि नहीं है? तो ये कितना हो गया? 90 माइनस थीटा। अरे आए समझ में? ये 90 माइनस थीटा, तो ये क्या ये रेडियल और टेंजेंशियल में क्या 90 डिग्री होता कि नहीं होता है? तो ये 90 माइनस थीटा, ये कितना हो गया? थीटा। तो ये थीटा निकाला कि नहीं निकाला? मैंने निकाला, कंपोनेंट करना था ना, तो थीटा तो लाना पड़ेगा। कैन थीटा कहाँ से लेके जाऊँ? तो इनको तोड़ा, यहाँ कितना आएगा बोलो? n cos थीटा, यहाँ कितना आएगा? n sin, यहाँ आ गया n का n cos थीटा, यहाँ कितना आ गया? n sin थीटा, यहाँ कितना लग रहा है? mg। देखो ऊपर n sin थीटा, नीचे mg, ऊपर n sin थीटा, नीचे mg, और इधर n cos थीटा। बताओ देख बताओ क्या n sin थीटा इक्वल टू mg है कि नहीं है? जी हाँ है।
क्या एन कॉस थीटा, हमसे पूछा क्या निकालने का, वी पूछा है, तो यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट है मैं एम आर ओमेगा स्क्वायर लिखूँ या एम वी स्क्वायर बाई आर लिखूँ, इमेज, क्योंकि सर्कुलर मोशन करा तो रिक्वायरमेंट है, क्योंकि बिना इसके क्या कोई डायरेक्शन चेंज कर सकता है, नहीं कर सकता भाई, रिक्वायरमेंट है। कौन पूरा करता है, ऐसा नेट फोर्स जो सेंटर के अलाउंग लगे, क्या एन साइन थीटा एम जी आपस में बैलेंस हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, हाँ हो रहे हैं भाई, कहाँ ऐसे मोशन कर रहा है, एन साइन थीटा ऊपर लग रहा है, एम जी यहाँ नीचे लग रहा है, तो ये दोनों कहाँ कुछ कर पा रहे हैं, ये तो बैलेंस है। कौन लग रहा है, एन कॉस थीटा ही तो लग रहा है सेंटर के अलाउंग, एक ही फोर्स तो दिख रहा है, तो एन कॉस थीटा कितना आ गया, एम वी स्क्वायर बाई आर के बराबर आ गया। तो एक तो इक्वेशन क्या, एन साइन थीटा इक्वल टू एम जी, एक इक्वेशन क्या, एन कॉस थीटा इक्वल टू एम स्क्वायर बाई आर, दोनों क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो कह रहे हैं tan थीटा इक्वल टू कितना आ रहा है, जी आर अपॉन वी स्क्वायर। अब tan थीटा की वैल्यू नहीं निकाल पाओगे भाई, क्या tan थीटा तुम्हें हटाना है, tan थीटा वैल्यू नहीं निकाल पाओगे, आओ निकाल के देखते हैं, बताइए, पता नहीं क्या, ये हाइट दिया था ना, शायद ये हाइट दिया था एच, ये थीटा दिया है ना, ये 90 डिग्री है, देखो ये पता है ना, ये थीटा है ना, ये हाइट एच दिया है ना, ये है ना, ये आर है ना, ये एच है ना, तो tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बेस, तो ये क्या हो गया परपेंडिकुलर, ये क्या हो गया बेस, तो कहना आर, बेस कहता है एच, तो tan थीटा की जगह क्या रख दो, आर बाई एच रख दिया, ये तो उधर ही आर है, जी आर पर वी स्क्वायर, ये वी की वैल्यू कितनी आ गई, अंडर रूट जी एच। देख रहे हो कितने तरीके से क्वेश्चन किया है, तो ऐसे क्वेश्चन किया जाता है भाई, जल्दबाजी में नहीं, बहुत तरीके से, बहुत समझ के, बहुत स्टेप वाइज ऐसे क्वेश्चन किया। ये सब क्वेश्चन टफ लगते हैं, लेकिन आसानी से करो तो बिल्कुल दिक्कत होने वाली नहीं है आपको। और 2 क्वेश्चन बता दूँ आप लोग को, ठीक है, ये देखो, अब ये क्वेश्चन क्या है देखना, एक मान लो एक डिस्क है, ठीक है, एक डिस्क है, उस पर एक रोटर लगा है, इस तरह डिस्क है, एक एक्सिस मान लो, इसको घुमा रहे हैं, तो डिस्क भी मान लो से घूम रही है ओमेगा से, तो बताओ अगर डिस्क ओमेगा से घूम रही है, इस पर मैं कोई पार्टिकल रखूँ तो वो भी कितने से घूमेगा, ओमेगा से ही घूमेगा ना। मान लो उस पर मैंने एक कागज़ का टुकड़ा रख दिया, तो कागज़ का टुकड़ा क्या होगा, क्या बाहर जाएगा नहीं जाएगा, बताओ, यहाँ पर रखा बाहर जाएगा नहीं जाएगा, जाएगा, तो उसको घूमने के लिए किसी न किसी की रिक्वायरमेंट होगी कि नहीं होगी, होगी शायद, बिना किसी फोर्स के रिक्वायरमेंट के उसको घुमाना है ना, अगर उसको घुमाना सर्कुलर मोशन कराना है, उसको लगातार उसको भी सर्कुलर मोशन कराना है, तो क्या एम आर ओमेगा स्क्वायर या एम स्क्वायर बाई आर की रिक्वायरमेंट होगी नहीं होगी, होगी। इस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए कौन होगा, कोई ना कोई ऐसा नेट फोर्स आना चाहिए जो सेंटर की तरफ लगे। क्या यहाँ पे कौन सा लग रहा है नेट फोर्स, नीचे सेंटर लग रहा है, बताओ ऊपर क्या लग रहा है नॉर्मल, नीचे क्या लग रहा है एम जी, कोई फोर्स तुम्हें दिख नहीं रहा है उसके अलावा। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर फ्रिक्शन की बात आती है। तो जो अगर तुम कागज़ को चिपका दो, तो जो तुम्हें फेविक्विक ने क्या किया, फेविक्विक ने तुम्हें क्या प्रोवाइड कर दिया, एम आर ओमेगा स्क्वायर प्रोवाइड करके घुमा दिया, यहाँ चिपका नहीं सकता मगर तब भी घूम रहा है। तो यहाँ पे मान लो अगर स्मूथ सही सरफेस नहीं, रफ सरफेस है, फ्रिक्शन लग रहा है, तो फ्रिक्शन क्या करेगा, यहाँ पे इसको घुमाएगा। देखो ऊपर क्या लग रहा है नॉर्मल, नीचे क्या लग रहा है एम जी, घूम रहा है ऐसे, कोई और फोर्स सही नहीं इसको घुमाने के लिए, 80 नहीं, कुछ टेंशन अगर दे दो तो कौन सा फोर्स, नॉर्मल एम जी तो बैलेंस हो रहे हैं, बराबर हो रहे हैं, खत्म हो गए, तो कौन सा नेट फोर्स बचा, एक ही फोर्स बचा हमारे दिमाग में, कौन सा फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स। तो फ्रिक्शन फोर्स ही, फ्रिक्शन फोर्स कौन सा, स्टैटिक, यही इसको घुमाएगा। कैसे घुमाएगा देखना, यहाँ पे नो स्लाइडिंग नो स्किडिंग कंडीशन है, समझना इस बात को, दोनों एक ही स्पीड से मूव कर रहे हैं। तो जो तुम बस पे हो, तो जो स्पीड बस की वही स्पीड तुम्हारी होगी कि नहीं होगी, होगी, तुम्हारी स्पीड वही स्पीड होगी कि नहीं होगी, कोई बार देगा वही स्पीड तुम्हारी, वही स्पीड बस की। ग्राउंड से अगर मैं देखता हूँ, क्या मैं अगर बोलूँ कि अगर दोनों रिलेटिव देखूँ तो दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी कितनी आने वाली है, 0। तो स्पीड की बस की भी उतनी, तुम्हारी भी उतनी, तो 0। तो सेम यहाँ पर ये स्केटिंग जो कर रहा है, ये डिस्क की भी उतनी है, मैंने बोला कोई मास रखा है उसकी भी इतनी है, तो इनकी रिलेटिव वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0। दोनों एक ही स्पीड से मूव कर रहे हैं, तो फिर रिलेटिव कितना, 0। मैं कर रहा हूँ ये स्लिप नहीं कर रहे हैं, तो स्लिप ना करने की कंडीशन होती है, उसको डायरेक्ट याद कर लो अगर नहीं पता। स्लिप ना करने की कंडीशन क्या होती है कि स्टैटिक फोर्स जो होता है वो लिमिटिंग से क्या होता है, कम या बराबर। अगर स्टैटिक फोर्स की वैल्यू हमें पता भी है, नो स्लाइडिंग कंडीशन, शायद याद होगा आप लोग को कि स्टैटिक फोर्स जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, जो फोर्स लगना चाहिए यहाँ पे ड्राइविंग फोर्स क्या होना चाहिए, लिमिटिंग से कम होना चाहिए, क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अगर ड्राइविंग फोर्स लिमिटिंग से ज़्यादा हो गया तो क्या करता था, मुँह पड़ जाता था। तो यहाँ पे नो स्लाइडिंग नो स्किडिंग कंडीशन एक होती है, डायरेक्ट रखो कि स्टैटिक फोर्स क्या होना चाहिए, लिमिटिंग से कम या बराबर। आओ चलो निकालते हैं वैल्यू। मुझे पता है ये सर्कुलर मोशन ऐसे कर रहा है, ऊपर क्या लगा, एबीडी बनाऊँ, सबसे पहले स्टेप क्या, सेंटर ढूंढा, दूसरा स्टेप क्या, रेडियल डायरेक्शन बनाया, ये है, तीसरा स्टेप क्या, टेंजेंशियल डायरेक्शन बनाया, चौथा स्टेप क्या, एबीडी बनाया, ऊपर क्या लगेगा नॉर्मल, नीचे क्या लगेगा एमजी। कॉपी में तो मैं नहीं दिखा सकता ना भाई, कॉपी में कहाँ बना सकता हूँ ऐसे, तो कॉपी में ऐसे बना दिया नॉर्मल एमजी। और एक फोर्स तो और है, बिना कोई सेंटर में फोर्स लगे क्या वो घूम सकता है, ये नहीं मोशन कर रहा है, इसने बोला कि हाँ घूम रहा है, तो कौन सा फोर्स होगा, एक स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है मान लिया मैंने, ये तो घुमा रहा है इसी को। बताओ नॉर्मल और एमजी क्या हो गया, बताओ टेंजेंट के लॉन्ग कितना टेंट फोर्स है, बताओ 0, तो नॉर्मल एमजी क्या हो गया, बैलेंस बराबर। ये सेंटर में तरफ घूम रहा है, एम आर ओमेगा पूछा निकालने को, एम आर ओमेगा स्क्वायर की रिक्वायरमेंट है, कौन पूरा करेगा, एक ऐसा नेट फोर्स जो सेंटर की तरफ लग रहा है, नॉर्मल एमजी तो अपन बैलेंस खत्म हो गए, कौन बचा स्टैटिक, तो स्टैटिक क्या कर रहा है, एम आर ओमेगा स्क्वायर की रिक्वायरमेंट पूरा कर रहा है।
ऐसा नेट फोर्स जो सेंटर के लॉन्ग लगे वही एम आर ओमेगा स्क्वायर या एम वी स्क्वायर बाय आर की रिक्वायरमेंट को पूरा करता है। ये रिक्वायरमेंट यही पूरा करता है। अब मुझे पता कंडीशन नो स्लाइडिंग कंडीशन याद करो डायरेक्ट। बताओ स्टैटिक की वैल्यू कितनी आ गई, स्टैटिक है कितनी आ गई, एम आर ओमेगा स्क्वायर यहाँ पर रख दो। लिमिटिंग फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू इनटू एन। क्या होता है, म्यू इनटू एन। एन की वैल्यू कितनी आ गई, एम जी, म्यू इनटू एम जी रखा, ओमेगा स्क्वायर कितना आ गया अंडर यहाँ पे म्यू जी बाई आर, ओमेगा कितना आ गया अंडर म्यू जी बाई आर। इससे क्या समझ, देखो इससे क्या समझ आ रहा है, इससे ये समझ आ रहा है कि जो हम लोग ये इसको रोटेट कर रहे हैं, अगर अंडर रूट म्यू जी बाई आर से कम पे करें या बराबर पे करें तभी क्या होगा, ये स्लिप नहीं करेगा, स्लाइड नहीं करेगा। अगर इससे ज़्यादा कर, देखो अगर कम है बराबर है तभी क्या नो स्लाइडिंग कंडीशन है कि नहीं है। देखो नो स्लाइडिंग कंडीशन में यही आ रहा है, नहीं आ रहा है। अगर कम है ओमेगा की वैल्यू या बराबर है किसके, रूट म्यू जी बाई आर के, तभी क्या है ये स्लाइड नहीं करेगा। अगर इससे रूट म्यू जी बाई आर से वैल्यू ज़्यादा आ गई तो क्या कहूँगा, स्लिप कर जाए। तो कम से कम मैं ये बोलूँ, बताओ कितने से मैक्सिमम ये कितने से मूव करे कि स्लाइड ना करे, मैक्सिमम कितने से करे, रूट म्यू जी बाई आर से करे। अगर इससे ज़्यादा मूव कर दिया तो क्या होगा, स्लाइड कर जाएगा, स्लिप फिसल जाएगा। तो ये कंडीशन, ये फॉर्मूला देखो कितना बढ़िया था। आगे एक और क्वेश्चन देखो, आओ एक और क्वेश्चन देखो। एक रोटर है, मान लो एक सिलेंडर है इस तरह, उस पर एक मान लो ब्लॉक है, इस तरह रोटर घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, उस पर ब्लॉक भी चिपका हुआ है इस तरह, मान लो वो भी ऐसे घूम रहा है, चिपका नहीं, कुछ चिपका नहीं, वो भी ऐसे घूम रहा है साथ में साथ। बताओ घूमेगा कैसे, कोई ना कोई नेट फोर्स सेंटर तब लगेगा तभी तो घूमेगा। सर्कुलर मोशन जब भी बात आएगी तो कोई ना कोई नेट फोर्स लग रहा होगा सेंटर तरफ, वही तो घुमा रहा होगा। यहाँ पे कौन होगा, और देखते हैं स्टेप। तब बोला था ये घूम कैसे रहा, ऐसे घूम रहा है तो मैंने स्टेप बना लिया, इस तरह घूम रहा है, हाँ बना लिया, हॉरिजॉन्टल घूम रहा है, ऐसे बना दिया। दूसरा स्टेप क्या, सेंटर घूम लिया, बता दिया, सेंटर बता दिया। तीसरा स्टेप क्या, रेडियल डायरेक्शन और टेंजेंशियल। रेडियल डायरेक्शन कौन सी होगी, ये होगी रेडियस के लॉन्ग, टेंजेंशियल डायरेक्शन कौन सी होगी, ये टेंजेंशियल डायरेक्शन बना दिया। चौथा स्टेप क्या, फोर्स बनाओ, एफबीडी बनाओ, एफबीडी बना के देखा, एम जी मास है, एम जी लगेगा, सरफेस के कॉन्टैक्ट में है, इस बार मास सरफेस के कॉन्टैक्ट में, नॉर्मल कहाँ लगता है, सरफेस के परपेंडिकुलर। सरफेस ये है, देखो सरफेस पर लगेगा नहीं, लेकिन नॉर्मल है, ये तो नॉर्मल ये लग रहा है, नॉर्मल ये लग रहा है, एम जी ये। बताओ क्या लग रहा है कि अगर एम जी के अपोजिट में, ये सरफेस है तो इतना फ्रिक्शन लगेगा। अगर एम जी के अपोजिट में कोई फोर्स नहीं आया तो क्या ये एम जी से नीचे आता दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है, नीचे आ जाता कि नहीं आ जाता, लेकिन ये करे घूम रहा है उसी पॉइंट पे घूम रहा लगातार। तो बताओ क्या होगा, इसका मतलब एम जी के अपोजिट कोई ना कोई फोर्स होगा। कौन सा फोर्स होगा, कौन सा फोर्स और बचाएगी, इससे फोर्स बचा, वही स्टैटिक फ्रिक्शन बचा, तो कौन सा फ्रिक्शन होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन, यही फोर्स होगा। यही क्या लग रहा है, एम जी के अपोजिट लग रहा है। बताओ कहाँ लगता है स्टैटिक फ्रिक्शन, कहाँ लगता है, बताओ जिधर होती है बॉडी के फिसलने की जिधर प्रोबेबिलिटी होती है उसके जस्ट अपोजिट क्या लगता है, फ्रिक्शन लगता है। बताओ इसकी प्रोबेबिलिटी कहाँ पे है, नीचे एम जी से नीचे आने की है, तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, ऊपर। और फ्रिक्शन हमेशा कहाँ लगता है, सरफेस के पहले लगता है। सरफेस कैसा है, सरफेस ये है ना, सरफेस ये है ना, तो सरफेस के अलोंग लगता है पहले ना फ्रिक्शन लगता है। नॉर्मल कहाँ लगता है, सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है। देखो कितने तरीका अच्छा है, तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, या तो इधर लगता है या तो इधर लगता है। पता नहीं चला कि इधर लग रहा है, पता कैसे लगा कि इधर लग रहा है, पता चला कि एम जी, यहाँ एम जी से नीचे आ रहा था ना, इसके अपोजिट लगता है, जहाँ जिधर जाने की प्रोबेबिलिटी उससे अपोजिट लगता है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन कहाँ लगा, ऊपर लगा दिया, बना दिया, स्टैटिक फ्रिक्शन बना दिया। पूछा ओमेगा निकालने को, सबसे पहले बताओ स्टेप क्या, नेट फोर्स टेंजेंशियल में क्या है, बताओ क्या ये ऐसे घूम रहा है, इसका मतलब टेंजेंशियल के लॉन्ग क्या होगा, ये बैलेंस होगा। तो बताओ स्टैटिक फ्रिक्शन और एमजी दोनों क्या होंगे, टेंजेंशियल लॉन्ग इस बार फोर्स कौन है, टेंजेंशियल लॉन्ग कौन फोर्स लग रहा है, स्टैटिक लग रहा है, कौन लग रहा है, एमजी, और ऊपर नीचे नहीं जा रहा है, इसका मतलब स्टैटिक और एमजी क्या होंगे, दोनों आपस में बराबर। इसके पहले नॉर्मल एमजी बराबर थे, यहाँ पे स्टैटिक एमजी बराबर। कभी रटने की कोशिश मत करना, कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करना, स्टैटिक एमजी क्या होंगे आपस में बराबर। फिर स्टेप क्या, आखिरी स्टेप क्या था, सर्कुलर मोशन कर रहा है, इसका मतलब एम आर ओमेगा स्क्वायर की रिक्वायरमेंट कौन पूरा करता है, ऐसा नेट फोर्स जो सेंटर के अलोंग लगे, कौन पूरा करेगा। यहाँ पे बताओ सेंटर अलोंग कौन फोर्स लग रहा है, नॉर्मल लग रहा है। और मैंने बोला था हर जगह डिफरेंट कंडीशन में डिफरेंट फोर्स आएंगे जो इस रिक्वायरमेंट को पूरा करेंगे। यहाँ पे नॉर्मल आ गया, देखो नॉर्मल पूरा कर रहा है, देख रहे हो। दो बात, टेंजेंट वाले फोर्स को बैलेंस करना, अगर वो बैलेंस हो रहा है बैलेंस करना, अगर सेंटर के अलोंग कोई फोर्स लग रहा है वो एम आर ओमेगा स्क्वायर दे रहा है, एक ही फोर्स लग रहा है सेंटर के अलोंग नॉर्मल, वो हो गया बराबर। कंडीशन क्या है, नो स्लाइडिंग कंडीशन है, ये नो स्लाइडिंग कंडीशन लिख लो, याद कर लो, ये लिख दिया। स्टैटिक फ्रिक्शन कितना आ रहा है, एम जी के बराबर, यहाँ एम जी लगा। एफ एल क्या होता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है, म्यू इंटू एन होता है, म्यू लिखा इंटू एन, एन कितना आ रहा है, एम आर ओमेगा स्क्वायर लिखा, मतलब ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी। अरे मैंने ओमेगा स्क्वायर, यही ओमेगा स्क्वायर की तरफ देखो मुंह कहाँ खुला है, ओमेगा स्क्वायर की तरफ खुला है, तो मैंने थोड़ा उल्टा कर दिया, ओमेगा स्क्वायर की तरफ मुंह को खोला, ठीक है, कितना आ रहा है जी बाई म्यू आर, ओमेगा कितना है अंडर रूट जी बाई म्यू आर। अब यहाँ बोलो ओमेगा की वैल्यू कितनी हो, बताओ ये कंडीशन क्या आई है, जब स्लाइड ना करे तब, स्लाइड कब ना करेगा, जब इतने करेगा ओमेगा इतने एंगुलर वेलोसिटी लेगी तब ये स्लाइड नहीं करेगा। मतलब ओमेगा की वैल्यू क्या हो, ओमेगा की वैल्यू क्या हो, अंडर रूट जी बाई म्यू आर से
के बराबर हो या उससे ज़्यादा हो। अगर इससे कम हो गया तो क्या कर जाएगा, फिसल जाएगा, नीचे आ जाएगा। सोचो उसके पहले क्या था, कम था, कम होना चाहिए या बराबर होना चाहिए। यहाँ पे क्या है, ज़्यादा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए। कंडीशन देखो क्यों ऐसा है, क्योंकि यहाँ पर अगर तुम ओमेगा की वैल्यू को कम किया, तुमने अगर ओमेगा की वैल्यू को कम किया, देखो अगर ओमेगा की वैल्यू को कम किया, मैंने बोला यहाँ पे ओमेगा ज़्यादा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए। क्यों, अगर ओमेगा की वैल्यू कम किया तो नॉर्मल कम हो जाएगा। सोचो अगर नॉर्मल कम हो जाएगा तो क्या स्टैटिक फ्रिक्शन कम हो जाएगा, अगर नॉर्मल कम हो जाएगा क्या स्टैटिक फ्रिक्शन कम हो जाएगा, अगर स्टैटिक फ्रिक्शन कम हो जाएगा तो क्या पार्टिकल नीचे आएगा, नहीं आएगा, जी हाँ नीचे आएगा। तो देख रहे हो यहाँ पर क्या क्या चीज़ें लग रही हैं, आसान बहुत है। मुझे लगता है उस वाले ज़्यादा आसान ये वाला है। बस यहाँ पे तुम्हें करना क्या है, एबीडी बनानी है, रेडियल डायरेक्शन, टेंशन डायरेक्शन, सेंटर, प्लेन, और क्या करना है, कंपाउंड का भी करना पड़ता है, बैलेंस करना है टेंजेंशियल वाले के अलावा। अगर वो नहीं मोशन कर रहा है बैलेंस कर दो। और एम आर की रिक्वायरमेंट या एम स्क्वायर बाई आर की रिक्वायरमेंट पूरा करने वाला कौन, नेट फोर्स जो सेंटर के लॉन्ग लगे, खत्म, इक्वेशन बना लो, खत्म हो जा रहा है। यही तरीका है यहाँ पर, कितना आसान स्टेप था सब। ठीक है, ये क्वेश्चन था। अब आगे जो पढ़ेंगे हम लोग हॉरिजॉन्टल रोड पर जो टर्न लेता है, ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। बस आगे इतना मैं रोक दे रहा हूँ उसको, ठीक है।